students. Hopefully, you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद गीते ने। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास न्यू करिकुलम जो है उसका हम उसके अंदर नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम हमारे पास है ठीक है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक को डिटेल से देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और इस टॉपिक को जो है वो बहुत आपने ध्यान से सुनना है और समझना भी है, क्योंकि आप लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और ये आप लोगों की बुनियाद है। ठीक है, आप लोगों की अगर बुनियाद मजबूत हो जाएगी तो आप लोगों के चैप्टर के एंड तक जो है वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत अच्छे चलेंगे। ठीक है, और हमारा जो स्लोगन है वो भी यही है कि कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेहतरीन रखना है। ठीक है, और मैं इस चीज पर ध्यान देता हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स हैं ठीक है वो बिल्कुल ठीक रहे और 100% जो है ऑथेंटिक रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास सबसे पहले आपको बताना चाहिए व्हाट इज सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस किसे कहते हैं? उर्दू में सब्सटेंसेस का मतलब होता है अशिया। क्या होता है? अशिया। अशिया मतलब चीजों को कहते हैं। ठीक है, अब सब्सटेंसेस स्टूडेंट केमिस्ट्री में हम किसे कहते हैं? केमिस्ट्री में हम कहते हैं मैटर को ही हम सब्सटेंस कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो मैटर पड़ा है ये एक सब्सटेंस है। मिसाल के तौर पर ये मार्कर एक सब्सटेंस है। ठीक है, अब ये जो सब्सटेंस है ना, ठीक है, हमें कहते हैं एक चीज है, एक अशिया है। ठीक है, एक चीज है, ये एक शय है, शय की जमा अशिया। ये हमारे पास मैटर है, ये हमारे पास मैटर भी है, सब्सटेंस भी है। ठीक है, मैटर हमारे पास जो वो कोई भी वो चीज ठीक है जो कि हमारे पास क्या रखती है, वजन रखती है, जगह घेरती है, वो मैटर है। ठीक है, अब मैटर के अंदर हमारे पास ठीक है अगर हम एक पर्टिकुलर मैटर की बात करें तो उसे हम सब्सटेंस कह देते हैं। ठीक है, अब सब्सटेंसेस के अंदर क्या देखेंगे? फॉर्म कहते हैं शक्ल को, सूरत को। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स देखने हैं। ये स्टूडेंट्स एलोट्रॉपिक क्या है? ये आप लोगों के लिए एक नई टर्म है। ठीक है, हम इसको देखते हैं एलोट्रॉपिक क्या है। स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टूडेंट्स हमने अपने लेक्चर नंबर 2 के अंदर पीरियोडिक टेबल को देखा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, जिसके अंदर हमने सारे पीरियोडिक टेबल को तकरीबन जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को अच्छी तरह से याद कर लिया था। ठीक है, स्टूडेंट्स हमने अपने जो है लेक्चर के अंदर पीरियोडिक टेबल को देखा। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास ना एलिमेंट्स हमने पढ़े। अब जो एलिमेंट्स है ना स्टूडेंट्स हमारे पास, जो कि कुदरती तौर पर एलिमेंट्स हमारे नेचर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो है कुदरती तौर पर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, अब स्टूडेंट्स वो एक शक्ल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, वो कई सारी शक्लों में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास वो जो उसकी कई शक्लें हैं एलिमेंट्स की, ठीक है, उसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, हम इसको देखते हैं। एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। समझ आ रही? अभी जो एलिमेंट्स है ना हमारे पास, वो उनकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं वो एक से ज्यादा हो सकती हैं। समझ आ रही? जो एलिमेंट्स है हमारे पास वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल क्या फॉर्म के क्या मतलब है? स्ट्रक्चर कहते हैं ठीक है साख को कोई चीज अंदर से किस तरह से। ठीक है, मैं आपको इसके एग्जांपल देके बताता हूँ। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जो ऑक्सीजन है ना, ये दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में पाया जाता है। एलोट्रॉपिक फॉर्म से क्या मुराद है? एलोट्रॉपिक फॉर्म से मुराद है उसकी दो अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं। समझ आ गई? ठीक है, और वो दो अलग अलग शक्लों में पाया जाता है। अब देखिए, अगर ऑक्सीजन देखें, सिर्फ एक ऑक्सीजन की शक्ल ये है। ठीक है, एक ऑक्सीजन की शक्ल ये है, और एक ऑक्सीजन की शक्ल हमारे पास इस तरह से होती है। ठीक है, ये वाली। अब स्टूडेंट्स इसका देखें, अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो दो ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। इसका ये स्ट्रक्चर है। अंदर से जब हम देखेंगे ना, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, इन दोनों के दरमियान दो बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब वो चीज जिसने जोड़ी हुई है किसी चीज को। हम इसको आगे डिटेल से देखेंगे। हमारा थर्ड से तीसरे चौथे चैप्टर में हमने बॉन्ड्स को पढ़ा है। ठीक है, अब सिर्फ आप बॉन्ड याद रखें। बॉन्ड का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो वो अगर ये दो चीजों के दरमियान दो बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन है, हमारे पास ऑक्सीजन के दो एटम को दो बॉन्ड ने जोड़ा हुआ है, तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म है। ठीक है, इसकी क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्म। स्ट्रक्चर मतलब साफ को देखना। साफ मतलब अंदर से कोई चीज किस तरह से है, इसका मुताला करना जो है स्ट्रक्चर साफ कहलाता है। ठीक है, अब जब हम उसको O3 को देखते हैं हमारे पास, ठीक है, O3 हमारे पास इस तरह से है। ठीक है, ट्रायंगुलर फॉर्म। ऑक्सीजन जो है इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया है, इसने इसके साथ और इसने इसके साथ बॉन्ड बनाए। समझ आ रही? अब ये हमारे अब इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है और इसका स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन है ये क्या? दोनों सेम चीज है, सेम ही एलिमेंट्स है। ये भी हमारे पास ऑक्सीजन है और ये भी क्या है? ऑक्सीजन। समझ आ गई? ये भी हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन, और ये भी क्या है? ऑक्सीजन है। क्लियर? ठीक है, अब इनमें फर्क क्या है? ये हमारे पास वन स्ट्रक्चरल फॉर्म, एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो भी हम दो स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, व्हिच कैन एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब एग्जिबिशन कहते हैं नुमाइश को। एग्जिबिट का मतलब होता है किसी चीज को दिखाना। ठीक है, व्हिच कैन एग्जिबिट जो कि दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? डिफरेंट मुख्तलिफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल मतलब स्टूडेंट्स, फिजिकल का मतलब होता है जिस्मानी। ठीक है, वैसे जिस्मानी, जिस्मानी मतलब बाहर से जो चीजें हमें नजर आ रही है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएं। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? पानी सॉलिड है, लिक्विड है, कि गैस है? फर्स्ट दिन आपको लिक्विड फॉर्म में तो आप बताएंगे पानी लिक्विड है। आप बॉइल करेंगे पानी को, आप टेम्परेचर थर्मामीटर रख लें ऊपर। ठीक है,
आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता किस टेम्परेचर पर बॉयल करता है। आप देखेंगे कि पानी 100 डिग्री पर बॉयल करने लग जाएगा, तो वो जो 100 डिग्री है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। मैं आपसे कहता हूँ कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट चेक करें, तो 0 डिग्री से आगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकल आएगा। समझ आई स्टूडेंट्स? ये वो खुसूसियात जो कि हमें बाहर बाहर से पता चल रही है। वैसे आगे तो मैं आपसे कहता हूँ पानी की डेंसिटी मालूम करें। डेंसिटी का मैंने आपको पहले बताया था ना, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर मोटा, ठीक है, बॉक्स में बना रहे हैं, इसके अंदर जितना पानी आ जाएगा उसकी डेंसिटी, पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर हमारे पास, ठीक है, मोटाई में एक डब्बा बने और उसके अंदर 1000 किलो पानी आएगा, ठीक है, इसकी डेंसिटी। अब ये सारी वो खसूसियात हैं जिसके लिए हमें पानी के मॉलिक्यूल को देखना नहीं पड़ा, उसके अंदर झांकना नहीं पड़ा, हमें सिर्फ बाहर बाहर से पता चल गया ये क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? अच्छा, ये जो पानी है, ठीक है, ये जब इस चीज के साथ रिएक्शन करेगा तो इससे क्या बनेगा, ठीक है, ये पानी जब इस चीज के साथ मिलेगा तो इसकी अंदर क्या क्या तब्दीलियां आएंगी इसके अंदर, समझ आ गई? केमिकल प्रॉपर्टी से मुराद है कि पानी अपनी शक्ल को किस तरह से, अपने अंदर जो केमिकल रिएक्शन होंगे इसके, ठीक है, वो किस तरह से करेंगे, उनका मुताला केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी से मुराद जो बाहर बाहर वाली हमारे पास जो खसूसियात हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एलिमेंट की अब हो सकता, अब मैं आपको, ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन दोबारा पढ़ रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो टॉपिक की डेफिनेशन याद हो गई होगी। एलोट्रोपिक की स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, एलोट्रोपी हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा अमल है हमारे पास जिसमें जो एक एलिमेंट है वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में पाया जाता है, और वो जो दो उसकी अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म्स है हमारे पास, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ होती है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है हमारे पास, जो सारा फिनोमेना है, जो अमल है हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं एलोट्रोपिज्म, ठीक है। एलोट्रोपी, एलोट्रोपिज्म का इसको नाम देते हैं, ठीक है। और ये जो इसकी दो शक्लें हैं ना, इनको हम नाम देते हैं एलोट्रोप्स। किसका नाम देते हैं? एलोट्रोप्स, ठीक है। फ्रेंड्स होपफुली आपको समझ आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास, ठीक है, मैं आगे डेफिनेशन की दोबारा पढ़ता हूं आप लोगों के आसानी के लिए। एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब होता है वजूद रखना, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जो कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वजूद रखते हैं, ठीक है, जिस तरह ऑक्सीजन और ओजोन है, ठीक है, और उनकी क्वाइट का मतलब बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको स्टूडेंट्स हम किसका नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं एलोट्रोपी का। और वो जो दोस्त की अलग अलग शक्लें हैं, ठीक है, उनको हम नाम देते हैं एलोट्रोप्स। किसका नाम देते हैं? एलोट्रोप। तो स्टूडेंट्स अब वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। अब आपको समझ आ गया है ना, सब्सटेंसेस से मुराद है हमारी इनकी जो चीजें पड़ी हुई हैं उनकी हमने एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़नी है। एलोट्रोपिक फॉर्म से क्या मुराद? ऐसी फॉर्म्स हमारे पास जिनका एलिमेंट सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के साथ साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। इसके स्टूडेंट्स आपके बुक में 3 एग्जांपल्स लिखे हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हमारे पास दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स पाई जाती है। कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स है? दो, ठीक है। एक को हम कहते हैं O2 और एक को हम कहते हैं O3। स्टूडेंट्स ये जो O2 है ना, इसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। और ये हमारे फजा के अंदर इर्द गिर्द मौजूद है और इसको सांस के जरिए जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे कि इसका काम भी क्या होता है, ठीक है, इसका काम भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने इतना याद रखना कि हमारे पास हमारे इर्द गिर्द ऑक्सीजन है और हम उसको सांस के जरिए, वो जरिए सांस जो है उसको जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं, ये ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स हमारे पास एक है O3। स्टूडेंट्स इसे हम नाम देते हैं ओजोन का। इसका नाम देते हैं ओजोन। स्टूडेंट्स ये जो ओजोन है ना हमारे पास, ठीक है, ये हमारी जमीन के बाहर, अब मैं आप फर्ज करें हमारे पास इस तरह से जमीन है, ये अर्थ है हमारे पास। स्टूडेंट्स इसके बाहर इस तरह से ना ओजोन की पूरी लेयर होती है जमीन के बाहर। अब ये क्या करती है? ये सूरज से आने वाली जो खतरनाक शुआएं है ना उनको जमीन तक नहीं पहुंचने देती, ठीक है। सूरज से बहुत खतरनाक किस्म के शुआएं जो है वो आपकी जमीन तक आती हैं। ये लेयर क्या करती है? अल्लाह ताला ने ये लेयर बनाई है ओजोन की हमारी जमीन के इर्द गिर्द। ये लेयर क्या करती है? उन शुआओं को जज़ब कर लेती है। अगर वो शुआएं जो है वो जज़ब ना हो और ये ओजोन लेयर ना हो, ठीक है, तो वो शुआएं जमीन पर पहुंच जाए तो हमें बहुत सारी बीमारियां जो है वो हो सकती हैं, ठीक है। समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स? कि ओजोन हमारे पास, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन, हमारे पास ऑक्सीजन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, एक ऑक्सीजन और एक ओजोन, ठीक है। एलोट्रोपिक फॉर्म्स का आपको मतलब यकीन है कि पता चल गया आपको एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं। एक ऐसी एक एलिमेंट की वो शक्लें जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के साथ उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कार्बन। कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं? 3, ठीक है। एक को हम नाम देते हैं डायमंड। क्या नाम देते हैं? डायमंड। एक को नाम देते हैं ग्रेफाइट। क्या नाम है? ग्रेफाइट, ठीक है। एक हमारे पास है, मेरे साथ पढ़े, मुश्किल लफ्ज है, बक, बक मिंस्टर, मिंस्टर फ्यूली रिंग, पढ़े, बक मिंस्टर फ्यूली रिंग। मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, शाबाश।
बकमिंस्टर फ्यूलेरिन, ठीक है, शामिल दोबारा रिपीट करिए, बकमिंस्टर फ्यूलेरिन, बकमिंस्टर फ्यूलेरिन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसका नाम याद हो गया होगा, ठीक है। कार्बन की तीन हमारे पास एरोमेटिक फॉर्म्स हैं। कौन कौन से तीन एरोमेटिक फॉर्म्स हैं हमारे पास? एक डायमंड, एक ग्रेफाइट और एक हमारे पास क्या है? बकमिंस्टर फ्यूलेरिन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको हम देखते हैं, इसकी डिटेल हम आगे देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सल्फर को देख लेते हैं। सल्फर की हमारे पास दो एरोमेटिक फॉर्म्स है, टॉपिक एंड पे ना सल्फर के भी दो लाइनों में इसके एरोमेटिक फॉर्म्स लिखे होंगे, ठीक है। दो दो क्रिस्टलाइन इसके एरोमेटिक फॉर्म्स हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब है क्रिस्टल्स की शक्ल में। तो सल्फर है ना हमारे पास, ठीक है, क्रिस्टल्स की शक्ल में पाया जाता है, ठीक है। क्रिस्टल्स किससे कहते हैं? ठीक है, क्रिस्टल्स की ना अलग अलग टाइप्स होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इस तरह का क्रिस्टल है, ठीक है, आपने वो देखा होगा क्यूब, एक ये क्रिस्टल होता है, इसे कहते हैं क्यूबिक। जिस तरह पे चीनी होती है ना, चीनी के दाने होते हैं इस तरह। उसके बाद एक हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये जो सल्फर है ना, ये दो क्रिस्टलाइन एनाटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। एक को हम कहते हैं रोम्बिक। क्या कहते हैं? रोम्बिक। रोम्बिक जो है वो तकरीबन इस तरह की शेप होती है कुछ, ये इस तरह की शेप होती है ना, इससे हम कहते हैं रोम्बिक। क्या कहते हैं? रोम्बिक कहते हैं, मतलब इस तरह। अब ये समझ लें, यहाँ पर चीजें इस तरह से ना आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। ये जो शेप है ना हमारे पास, ठीक है, ये रोम्बिक है हमारे पास, इस तरह से यहाँ पे चीजें या ये जो शेप आपके सामने बनी है ना, ये रोम्बिक है, ठीक है। एक सल्फर जो है वो इस रोम्बिक शेप में पाया जाता है और एक पाया जाता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक जो है वो शेप अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करूं, ठीक है, वो इस तरह से मोनोक्लिनिक शेप होती है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। आप लोगों ने ड्रॉ नहीं करनी, मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने याद नहीं रखना इनको, मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ठीक है, दो शक्लें हैं क्रिस्टल्स की शक्ल में इस तरह से ना, बल्कि की प्रॉपर शेप्स होती हैं, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। तो इन दो शक्लों के अंदर ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है किसका? ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स का सल्फर का। दो शक्लें, एक है रोम्बिक और एक है मोनोक्लिनिक, ठीक है स्टूडेंट्स। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक आपने दोनों इसके नाम याद रखने हैं, ठीक है, जो सल्फर एक दो स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाता है। अच्छा, बुक एंड पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब वहां पे लिखा हुआ फॉर्मर इज मोर स्टेबल देन लेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका क्या मतलब है? अक्सर आप इंग्लिश के अंदर भी लाइन पढ़ेंगे और भी बहुत जगह पे पढ़ेंगे कि फॉर्मर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है लेटर से, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, ठीक है। फॉर्मर पहले वाला, लेटर बाद वाला। अब यहाँ पे उसने तो यूज किए सल्फर की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, क्या रोम्बिक और एक है मोनोक्लिनिक, ठीक है। क्या नाम है? रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। मैंने आपके लिए रोम्बिक का स्ट्रक्चर है, मोनोक्लिनिक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर पहले वाली है ना रोम्बिक, ठीक है, हमारे पास जो रोम्बिक है ये ज्यादा स्टेबल है किससे? मोनोक्लिनिक से। समझ आ रही? अभी आप एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, ठीक है, रोम्बिक के मोनोक्लिनिक। तो आप क्या आंसर करेंगे? रोम्बिक ज्यादा स्टेबल होता है मोनोक्लिनिक से, ठीक है। तो आपने इस एमसीक्यू को ज़हन में रखना है, ठीक है। फॉर्मर लेटर का मतलब क्या होता है? फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो फॉर्मर इज, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं लेटर इज मोर स्टेबल देन फॉर्मर, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह से एमसीक्यू पूछ सकते हैं, आपने इसी तरह ध्यान में रखना है कि फॉर्मल पहले वाले को कहते हैं, जिस तरतीब से चल रहा है तो फॉर्मल उसमें पहले वाला है, लेटर क्या है? बाद वाला। समझ आ रही है? ठीक है, बस आपने इसको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। अगर हम आपसे डेफिनेशन पूछ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना टॉपिक, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेशन लिख के लिए तीन एग्जांपल्स आप दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज आपसे वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे और पूछ लेता है इसके अंदर से, ठीक है, कि बताएं कार्बन के एटॉमिक फॉर्म्स लिखे, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। या वो आपसे कह देता है कि बकमिंस्टर फ्यूलेरिन के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो आपने फिर इसको भी ज़हन में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत आसान है, ठीक है, हमने इसके लिए हमने आपके लिए बहुत आसान बना दी है, ठीक है। आपने बस इसको ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। जो कार्बन है, हमने इसको देखा, कार्बन के तीन फॉर्म्स हैं। एक हमारे पास होता है डायमंड, एक ग्रेफाइट और एक बकमिंस्टर फ्यूलेरिन। डायमंड्स, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्यूलेरिन, ठीक है। और स्टूडेंट्स हम देखते हैं सबसे पहले डायमंड को। डायमंड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? फ्रेंड्स हमारे पास ये जो डायमंड है ना, ठीक है, बहुत हार्ड मेटल है। आप मेटल, सॉरी मेटल कह रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत सब तो बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। कार्बन है ना हमारे पास, ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन हमारे पास एक नॉन मेटल है, हमने इसको पेरियोडिक टेबल के अंदर देखा था, ठीक है। हमारे पास ये बहुत सब तो बहुत हार्ड होता है कार्बन, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह से। अब एक कार्बन है ना वो आगे, ठीक है, चार कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ है। अभी जो आगे वाला कार्बन है ना हमारे पास, ठीक है, ये भी आगे चार कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ है। आपको यहाँ पर डायग्राम में नजर भी आ रहा है। मतलब हम जो डायमंड है जिसको कहते हैं जाइंट, जाइंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स बहुत बड़ा, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूलर, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मॉलिक्यूलर। हमारे पास मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब एलिमेंट्स आपस में किसी बॉन्ड के जरिए आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल साइज में छोटे होते हैं, जैसे वाटर, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, H2O होता है ना वाटर का फार्मूला। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिले तो क्या बन गया? वाटर बन गया। छोटा मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल है। वो तो बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है, उसे कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। जो डायमंड है हमारे पास, ये जॉइंट बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। इसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आपको डायग्राम में नजर आ भी रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, डायमंड हो सकता है आपने देखा भी हो, ठीक है,
ये मूवीज वगैरह में, ठीक है। बहुत रेयर है, बहुत महंगा डायमंड, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ग्रेफाइट है, ये भी कार्बन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। स्टूडेंट्स की आपकी पेंसिल का सिक्का जो होता है ना, कच्ची पेंसिल जिसे आप कहते हैं, उसके सिक्के के अंदर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है। आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। हमारे पास जो ग्रेफाइट है ये क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन, ठीक है। आपको इसके डायग्राम जो है और यहाँ पर नजर आ रही होगी किस तरह से, ठीक है। मैं आपको इसको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। फ्रेंड्स हमारे पास इस तरह से ना हेक्सागोनल इसे कहते हैं, हेक्सागोनल, ठीक है। ये जो आपके पास शेप है ना, मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था में कि हेक्सागोन की ये शेप होती है, ठीक है, 6 कोनों वाला। अब फ्रेंड्स इसकी इस तरह से ना रिंग लेयर्स होती हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये सब इस तरह से ना लेयर्स की शक्ल में जो है वो अरेंज है, ठीक है। यहाँ पर हमारे इस तरह से, ठीक है। अब ये इसकी आपस में इस तरह से ना लेयर्स हैं और इन लेयर्स की शक्ल में जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपको डायग्राम में ज्यादा बेहतर नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये जो लेयर स्ट्रक्चर है ना, अगर आप इसमें देखें, एक कार्बन एटम यहाँ पर है, एक कार्बन एटम यहाँ पर, एक कार्बन एटम यहाँ पर है, ठीक है। अब इसी तरह इसके ऊपर भी हमारे पास जो है वो एक कार्बन एटम यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर भी, इसके नीचे भी चेन जो है वो इस तरह से जुड़ी हुई है यहाँ पर, अगर आप लोग देखें ना इसे इस तरह से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे होता क्या है, एक जो कार्बन एटम है वो 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। स्टूडेंट्स अगर आपको कार्बन पीरियोडिक टेबल याद हो, ठीक है, तो आपको कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर याद हो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है। तो आपको याद हो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, क्या होता है, 6 होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे ना, ठीक है, कि जो कार्बन है ना बेसिकली इसके अंदर शेल्स होते हैं, क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा मजीद इसको थोड़ा सा बयान करूँ, एक कार्बन का न्यूक्लियस, इसके बाद पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद शेल होता है, इसके अंदर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं, 4। अभी 4 किस तरह से होते हैं, मैं आपको, हम इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल से। अब सिर्फ आप इतना याद रखें, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब ये जो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, उतने वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। जो कार्बन के 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर ये 3 के साथ बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जो है फारग होता है, ठीक है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। अब स्टूडेंट्स वो जो बॉन्ड नहीं बनाने वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, वो इस ग्रेफाइट को बिजली गुजरने में मदद देता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप फर्स्ट करें, ठीक है, हमारे पास आप क्या करते हैं, ठीक है, आप नहीं, ठीक है, करंट है, आप लोहे के फर्स्ट देना, आपके पास एक स्विच है, उसके अंदर आप लोहे की तार लगाते हैं, फौरन से उसके अंदर करंट आ जाता है। लेकिन उसी स्विच के साथ अगर आप लकड़ी लगाते हैं तो उसके अंदर करंट नहीं आता। क्यों स्टूडेंट्स, इसकी क्या वजह है। करंट के गुजरने के लिए आपको पता होना चाहिए, करंट के गुजरने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसको डिटेल से देखेंगे होते क्या हैं, किस तरह डिस्कवर हो गए, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है जो कि करंट के गुजरने के लिए जरूरी है। अब ग्रेफाइट जो है ना हमारे पास, ठीक है, इसके एक कार्बन आइटम जो है वो 3 कार्बन आइटम से जुड़े हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फारग है और वो इसमें करंट गुजरने में मदद देता है हमारे पास, समझ आ गई, ठीक है। और जो ग्रेफाइट है हमारे पास, इसमें से करंट जो है वो गुजर सकता है, ठीक है। डायमंड में से नहीं गुजर सकता, क्योंकि डायमंड में जितने भी कार्बन आइटम है ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। यहाँ पे देखें कार्बन आइटम इसमें 4 बॉन्ड बनाए हुए, 1 2 3 4, ठीक है। डायमंड में से नहीं गुजर सकता, ग्रेफाइट में से गुजर सकता है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स कार्बन की अभी जो ग्रेफाइट है इसमें लेयर स्ट्रक्चर होते हैं, लेयर्स की शक्ल में स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एक लेयर है इस तरह से, हेक्सागोनल है ना, हेक्सागोनल की एक लेयर, फिर उसके नीचे दूसरी लेयर और फिर उसके नीचे तीसरी लेयर, ठीक है। ये जो बकमिंस्टर फ्यूलरीन है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसका नाम आपको अजीब लग रहा होगा थोड़ा सा, बकमिंस्टर फ्यूलरीन, ये कैसा नाम है, ठीक है। ये नाम दिया गया था, इसका जो साइंटिस्ट था ना जिसने इसे डिस्कवर किया था, उसका नाम था बकमिंस्टर फ्यूलर, ठीक है। क्या नाम था, बकमिंस्टर फ्यूलर का नाम था, और उस बंदे के नाम पर इसको बकमिंस्टर फ्यूलरीन का नाम दे दिया गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो बकमिंस्टर फ्यूलरीन है हमारे पास, ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है। तो इसकी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप इसकी थोड़ी सी डिटेल भी आपके बुक के अंदर लिखी हुई है, आपसे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है वो, कि बताएं कि भाई बकमिंस्टर फ्यूलरीन क्या होता है, तो आपने इसको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। बकमिंस्टर फ्यूलरीन क्या है हमारे पास, इसको C60 भी कहते हैं, ठीक है। बकमिंस्टर फ्यूलरीन है जो, फ्रेंड्स मैं आपको इसका हल्का सा अगर इंट्रोडक्शन दे दूं, इसको थोड़ा सा मैं आपको आसानी के लिए बता दूं, ये जो बकमिंस्टर फ्यूलरीन है ना, इसे बकी बॉल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बकी बॉल्स। फ्रेंड्स ये जो बकी बॉल्स है ना हमारे पास, इसका क्या मतलब है, ठीक है। हमारे पास एक गेम होती है सॉस्टर, ठीक है, सॉस्टर जिसे कहते हैं, उसकी जो बॉल है ना, जो बकी बॉल है उसका स्ट्रक्चर, बकी बॉल हम ना इंग्लिश के अंदर एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, बकी बॉल्स, ठीक है। और बकी बॉल्स के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है ना, उसके अंदर हम, ठीक है, जो बकी बॉल है उसका मतलब होता है सोसर बॉल, जो सोसर एक प्ले है, ठीक है। और पूरी के आप लोगों को मैं यहाँ पर डायग्राम में दिखा सकूँ सोसर क्या है, ठीक है। एक प्ले है, उसके अंदर जो बॉल होती है उसे सोसर बॉल कहते हैं, ठीक है। और बकी जो हमारे पास बकमिंस्टर फ्यूलरीन है ना हमारे पास, ठीक है, इसे बकी बॉल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बन एटम्स है ना जो एक बॉल की शक्ल में अरेंज होते हैं, ठीक है। मतलब बॉल का मतलब क्या है, जो हमारे पास इस तरह से गोल स्ट्रक्चर, इस तरह अगर आपने देखा बॉल, ये जो बॉल की जो शेप होती है इसे कहते हैं स्फीयर। शेप होता है हमारे पास सर्कल, सर्कल इस तरह से होता है, जैसे चूड़ी है ना,
आप 2D समझने में सर्कल और एक बॉल है, उससे कहते हैं स्फीयर। स्फीयर जो है वो 3 सीमित में होता है, जबकि जो 2D है वो 2 सीमित में ही है, ठीक है, 2 डायमेंशनल है, और जो बॉल है वो 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो आपने इस चीज को सही में रखना है, ठीक है। हमारे पास क्या इस बकिंस्टन फ्यूजन को क्या नाम भी देते हैं, बकी बॉल्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। क्यों बकी बॉल्स का नाम देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन एटम्स है हमारे पास वो बॉल्स की शक्ल में पड़े होते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से ना, हमारे पास अगर आपको डायग्राम नजर भी आ रहा है, इस तरह क्लोज बॉल बनाते हैं, स्फीयर की शेप के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो एक स्फीयर है ना, पूरा जो बॉल बनती है कार्बन एटम्स की, उसके अंदर 60 कार्बन एटम्स होते हैं। कितने होते हैं? 60। इसी वजह से बकिंस्टन फ्यूजन के आगे हमने क्या लिखा हुआ है? C60, क्योंकि वो जो बॉल बनेगी उसके अंदर 60 कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कंसिस्ट ऑफ स्फीयर्स, ठीक है। स्फीयर्स को यूज होता है, स्फीयर का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो बॉल है ना, उसकी जो शेप होती है गोल बॉल की तरह की, सब स्फीयर कहते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ एटम्स अरेंज्ड इन पेंटागन एंड हेक्सागन। स्टूडेंट्स, अब वो जो बॉल बनेगी हमारे पास, उसके अंदर कार्बन एटम्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है। तो मिलकर हमारे पास किस शेप के अंदर जुड़े होंगे, या इस तरह किस शेप के अंदर जुड़े होंगे? हेक्सागन। फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास शेप है, सब हेक्सागन कहते हैं। अगर मैं इसको मजीद थोड़ा सा क्लियर करके दिखाऊं इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जो शेप है हमारे पास, इसे हम हेक्सागोन कहते हैं, ठीक है। और पेंटा का मतलब होता है स्टूडेंट्स 5। क्या होता है? 5 पेंटागन, ठीक है। पेंटागन का मतलब होता है 5। ये अमेरिका की बड़ी मशहूर बिल्डिंग भी थी, ठीक है, अगर आपको याद हो 9/11 का वाकया, ठीक है। खैर वो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेंटागन स्टूडेंट्स हम इस तरह से, जो शेप है ना हमारे पास 5 कोनों वाली, ठीक है, इसे हम कहते हैं पेंटागन, ठीक है। आप ड्रॉ भी कर लीजिएगा इसे, इसे हेक्सागोन कहते हैं, इसे हम पेंटागन कहते हैं, ठीक है। तो इन शक्लों में हमारे पास, ठीक है, जो रिंग्स है ना, पेंटागन हेक्सागन की शक्ल में कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं, और ये पेंटागन और हेक्सागन मिलकर एक प्रॉपर एक बॉल की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो जो सारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर 60 कार्बन एटम्स होते हैं। इसी वजह से बकमिंस्टर फ्यूरिन को हम 60 कहते हैं, क्योंकि ऐसे स्फीयर्स में मुश्किल होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 60 कार्बन एटम्स होते हैं। वो कार्बन एटम्स हेक्सागोन, ठीक है, या फिर पेंटागन के स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ठीक है। तो फ्यूलेरिन्स है, ठीक है। फ्यूलेरिन्स का क्या मतलब है? बकमिंस्टर फ्यूलेरिन्स या फिर बकी बॉल्स, ठीक है। ऐसे पूरा नाम नहीं लिख रहा, बस सिर्फ फ्यूलेरिन्स लिख रहा है, ठीक है। क्योंकि लंबा नाम हो जाता है तो हम सिर्फ फ्यूलेरिन्स भी इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो फ्यूलेरिन्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? बकमिंस्टर फ्यूलेरिन्स, ठीक है, जो कि कार्बन की थर्ड एटॉमिक फॉर्म है, जिसे बकी बॉल्स भी कहते हैं, ठीक है। वो फ्यूलेरिन्स जो है वो आर स्टेबल एट हाई टेंपरेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। वो क्या है? वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है वो लड़खड़ाते नहीं है, वो उनका मॉलिक्यूल है ना, जो वो टूटते नहीं है ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर में। स्टूडेंट्स देखें, उन्होंने उनके प्रॉपर एलिमेंट्स तरह से ना जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। कोई हमें बाहर से कोई एलिमेंट जो है वो अलग नजर नहीं आता, ठीक है। सब एक दूसरे के साथ जो है वो मजबूती से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सब एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। अब होता क्या, जब आप उसको बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, सब एटम ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो मजबूती से पकड़ा हुआ है ना, आप उस पर आप चाहे प्रेशर अप्लाई कर लें, चाहे उसको थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा कर दें, वो बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि उनमें सब में था एक यूनिटी है, सब एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। समझ आ रही है? ठीक है। जो फ्यूली रिंग्स है हमारे पास, जो फ्यूली रिंग्स है हमारे पास, ये क्या है? ये हमारे पास स्टेबल होते हैं, ठीक है, सब स्टेबल होते हैं, मतलब टूटते नहीं है। जिस तरह आपने अनस्टेबल का मतलब ये होता है कि आपने चीज को गर्म किया और ये वो अलग अलग हो गई, अलग अलग हो गए, बिखर गए बिल्कुल, ठीक है। इससे हम कहते हैं अनस्टेबल, ठीक है। लेकिन ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है। बीइंग कोवलेंट इन नेचर। स्टूडेंट्स, कोवलेंट का क्या मतलब है? हमारे पास दो कार्बन एटम के दरमियान जो बॉन्ड होता है, जिसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, हम इसको आगे डिटेल से देखेंगे। मैं सिर्फ अगर आपको थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन बता दूं, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें दो एटम, ठीक है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, सिर्फ मिसाल के तौर पर, ठीक है, हमने मार्केट से एक चीज लेनी है, ठीक है, आपने मार्केट से एक चीज लेनी है, वो आती है 10 रुपए की, आती है कितने रुपए की आती है? 10 रुपए की आएगी, ठीक है। और वो चीज आपको भी चाहिए और वो चीज मुझे भी चाहिए। समझ आ रही? मार्केट से एक चीज 10 रुपए की आएगी, ठीक है। अब 5 रुपए आपके पास है, 5 रुपए मेरे पास है, ठीक है। अब वो 10 रुपए की चीज आएगी, वो चीज आपको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। अब आप वो चीज अलग से ले सकते हैं ना, मैं वो चीज अलग से ले सकता हूँ। हम क्या करते हैं, आप 5 रुपए आप मिलाते हैं, 5 रुपए मैं मिलाता हूँ, कितने हो गए? 10। 10 रुपए की हम क्या करते हैं, मार्केट से वो चीज लेते हैं और उसको हम बांट लेते हैं, ठीक है। यही तो कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। एटम्स जो है स्टेबल होना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि हम ना आराम की हालत के अंदर आ जाए, हम किसी के साथ ना कोई कुछ ना करें, हमें बस हम आराम की हालत के अंदर आ जाए, रिएक्ट ना करें किसी के साथ। सब स्टेबल होना चाहते हैं, सब आराम और सुकून में आना चाहते हैं। अब आराम और सुकून के लिए क्या है? आराम और सुकून के लिए बाहर वाले शहर में ना, वो कहते हैं दो दो इलेक्ट्रॉन करके रहो, दो दो इलेक्ट्रॉन करो, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन करके रहोगे तो सुकून में रहोगे, ठीक है। और वो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अब मेरे पास एक है, ठीक है, एक एटम जो है, एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे कार्बन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब ये भी आराम में आना चाहता है, ये भी आराम में आना चाहता है, ये क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। शेयर, अब देखिए ना, आपने जो 10 रुपए मैंने दिए, वो आप तो ये तो नहीं कह सकते वो 10 रुपए आपके थे, मैं ये भी नहीं कह सकता 10 रुपए मेरे थे।
आधे मेरे से आधे आपके थे, अब हमने बांट ली है, अब 10 रुपए आपके भी हैं, 10 रुपए मेरे भी हैं, ठीक है। इसलिए दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसके भी हैं और इसके भी हैं, ठीक है, वो दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। इस किस्म का जो बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कार्बन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड नेचर होने की वजह से दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से क्या मुराद है, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जब कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं, आपसे कहा जाता है कि शिकंजी बना ले, ठीक है, तो पानी के अंदर नमक चीनी हल करेंगे, तो वो चीज जो ज्यादा मिकदार में वो सॉल्वेंट है, जो चीज कम मिकदार में वो सोल्यूट है, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वाले सॉल्वेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या, जिस तरह आपने देखा हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर आता है वाटर, पर H2O पानी एक सॉल्वेंट है, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन नहीं है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है, आप ऑयल डालें, ऑयल को पानी के अंदर डालें, हल नहीं होता, क्यों, पानी ऑर्गेनिक है, पानी सॉरी इनऑर्गेनिक है, और जो ऑयल है वो ऑर्गेनिक है, ऑयल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है, पानी के अंदर नहीं है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स हम ना आगे पढ़ेंगे जाकर, हमारा अगला टॉपिक ही होगा कि जो चीजें हल होती है ना, ठीक है, और जो ऑर्गेनिक चीज है वो ऑर्गेनिक के अंदर हल होती है, और जो इनऑर्गेनिक है वो इनऑर्गेनिक के अंदर हल होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो फ्यूरिन्स है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक है, इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये पानी के अंदर हल नहीं होंगे, ये हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हल होंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, आप ये ले लें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की। जिस तरह से नेल पॉलिश है, ठीक है, वो जो नेल पॉलिश है ना, अगर आप नेल पॉलिश नाखूनों पे लगाएं और वो उसकी नेचर ऑर्गेनिक होती है, पानी से नहीं उतरेगी, नेल पॉलिश रिमूवर आप फौरन से लगाएंगे उतर जाएगी, क्योंकि उसके अंदर वो हल हो जाएगी, समझ आ रही, ठीक है, कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, समझ आ रही। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, और व्हाइट बोर्ड पे हम, ठीक है, परमानेंट मार्कर के साथ लिख देते हैं, ठीक है, उसको पैटर्न के साथ रेज करते हैं, फौरन से रेज हो जाता है परमानेंट मार्कर में, ठीक है, क्यों, वो ऑर्गेनिक चीज है, ऑर्गेनिक के अंदर फौरन से हल हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ बुनियादी बुनियादी से मिसालें दी जो कि आपने अपने इर्द देखी हुई है, ठीक है। तो कोवेलेंट होने की वजह से, मतलब कोवेलेंट होने की वजह से, कार्बन कार्बन की तरह बॉन्ड होने की वजह से ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही हल होते हैं, पानी के अंदर हल नहीं होते। फ्यूरिन्स, ठीक है, जो हमारे पास नाम है पकमेंसल फ्यूरिन, पानी के अंदर हल नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होते हैं। उसकी वजह फ्यूरिन स्ट्रक्चर इज यूनिक, फिर से आपसे पूछ सकता है कैसे यूनिक है वो, ठीक है, मॉलिक्यूल इज नॉट चार्ज, जो फ्यूरिन का मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, सब आपस में इस तरह से बॉल की शक्ल में जुड़े हुए हैं, समझ आ रही, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। आपने इसको जहन में रखना है, हैज नो बाउंड्री। अब छोड़िए बॉल, मैंने आपको पढ़ा दिया, बॉल देखेंगे गोल होगी ना, अब मैं आपसे कहूंगा बताओ इसकी बाउंड्री क्या है, अब आप बाउंड्री कहाँ पे देखेंगे, अब क्या बताएंगे बाउंड्री इसकी क्या, अब मैं आपको इसकी कहूंगा इसकी बाउंड्री आप बता देंगे, इसकी ये बाउंड्री, बाउंड्री इसकी ये, बाउंड्री इसकी ये है, ठीक है। बॉल को क्या ही बताएंगे, अब कहाँ पे उसकी बाउंड्री नहीं ना, आपकी बाउंड्री बॉल की वो हर तरफ से बंद होती है, ठीक है। इसी तरह हम आपको जो फ्यूरिन का मॉलिक्यूल है वो भी हर तरफ से बंद होता है, उसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती, यही वजह है, जब कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ठीक है, तो वो एक अलग से एक यकजा एक मुठित होकर रहते हैं सारे एटम, 60 के 60 कार्बन एटम्स आपस में, इसी वजह से तो वो ज्यादा स्टेबल है हमारे पास, ठीक है। हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके पास कोई भी अनपेयर, पेयर का मतलब होता है स्टूडेंट जोड़े में होना, अनपेयर का मतलब होता है अलग जोड़े में ना होना, उसके पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फ्रेंड्स यहाँ पे एक मजे की बात देखते हैं, ठीक है, हमारे पास ये जो ठीक है ग्रेफाइट है ना, और ये जो बकमिंस्टर फ्यूरिन है, सिर्फ यहाँ पे देखें, एक कार्बन एटम 3 बॉन्ड बना रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ था। आप यहाँ पे देखेंगे बकमिंस्टर फ्यूरिन, यहीं पर भी तो यही कुछ हो रहा है हमारे पास, ये भी कार्बन एटम है हमारे पास, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड ही बना रहा है, एक के साथ बना लेगा, इसके साथ बना लेगा, इसके नीचे के साथ इस तरह से बना लेगा, एक कार्बन एटम यहाँ पर भी 3 ही बना रहा है, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, होगा, जिसकी वजह से अपने अंदर से करंट को गुजरने देगा, और यहाँ पर हम कह रहे हैं उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो हम कह रहे हैं उसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है उसके पास वो अकेला है, लेकिन हमें तो नजर आ रहा है। अब बुक में इसकी क्या वजह है स्टूडेंट्स, हम इसको आगे जाके केमिस्ट्री के अंदर डिटेल से देखेंगे कि जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन का होता है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है इसके पास है, ये लोग इसे कहते हैं लोकलाइज्ड, ठीक है, जो कि खास लोकेशन में पड़ा हुआ है। हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है डीलोकलाइजेशन, ठीक है, हम उसको आगे जाके देखेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ना जो वो इस तरह से पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर बढ़ जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि इलेक्ट्रॉन है किसका, ठीक है, इस तरह से वो पूरे मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, ठीक है, हम आपको मैं ठीक है आपको उस समय ना भी आ रही हो तो आपने परेशान नहीं होना, बस आप इतना याद रखेंगे कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि वो जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ना वो सारे मॉलिक्यूल के ऊपर बटा होता है, ठीक है, पता नहीं चल रहा होता है किस कार्बन का है, ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि इसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, समझ आ रही, ठीक है। Registers they have a cage like structure, cage का मतलब होता है पिंजरा, पिंजरा आपने देखा होगा हर तरह से बंद होता है, ठीक है, जिस तरह केज लाइक स्ट्रक्चर है। फ्यूरिन 60 हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट से मुराद ये सिर्फ लेकिन एक सॉलिड है और लिक्विड है,
सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग, पिघलना। यही तो होता है ना मेल्टिंग, सॉलिड का लिक्विड के अंदर चेंज हो जाना। अब सॉलिड लिक्विड में चेंज कब होगा? सॉलिड के अंदर हमारे पास एक पार्टिकल अगर इसकी तरह मजबूती से जुड़े हुए हैं दोनों पार्टिकल, बहुत मजबूत अट्रैक्शन है, ठीक है, एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हैं, तो ये क्या होगा? सॉलिड होगा। और अगर यही पार्टिकल थोड़े से दूर दूर हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो ये क्या होगा हमारे पास? ये लिक्विड बन जाएगा। तो सॉलिड और लिक्विड में फर्क क्या होता है? फर्क होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, जो हमने पहले देखी। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं, ठीक है, इनका फर्क है, जो कि सॉलिड और लिक्विड जो है इसको फर्क करता है, इसमें फर्क करता है। अगर ये मजबूत है, इन्होंने आपस में बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है, तो ये सॉलिड है। अगर इन्होंने कमजोर तरीके से जुड़ा हुआ है, तो यही क्या है? लिक्विड है। तो मेल्टिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं? फर्ज करें हमने बर्फ को मेल्ट करना है, जो बर्फ है ना सर, उसमें पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब जब हम उसको मेल्ट करेंगे, हीट करेंगे, तो वो जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनके दरमियान जो कशिश है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर भागना शुरू हो जाते हैं। तो वो दूर दूर भागते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो लिक्विड बन जाता है, ठीक है। आप शुरू देखे ना, एक इतना बड़ा मॉलिक्यूल, एक बॉल है और एक बॉल है, ये ठीक है। अब इन दोनों बॉल्स के दरमियान इमेजिन करें कि इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना, जो वो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी। समझ आ रही है मेरी बात? जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत कम होती है, ठीक है। इतना बड़ा मॉलिक्यूल, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कहता हूँ अलग करके दिखा, आप इस तरह से करेंगे अलग हो जाएंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, तो आपको ढूंढेंगे, आप काफी फोर्स लगानी पड़ेगी आपको अलग करने के लिए। तो यहाँ पे कार्बन के 60 कार्बन एटम्स के बॉल्स होती हैं, जो कि आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। आपके करते हैं, थोड़ी सी हीट देते हैं, अब बॉल एक एक बॉल अलग अलग होना शुरू हो जाती है ना। बाकी बॉल्स, ठीक है, वो अलग अलग होती हैं। बॉल्स, बाकी बॉल्स जो हैं अलग अलग हो जाती हैं। जब अलग अलग हो जाती है, तो फॉर्म से क्या बन जाता है? मेल्ट हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं? इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है, इट इज सॉफ्ट। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसकी कमजोर हैं, ठीक है। बड़े बड़े बॉल्स की शक्ल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान कमजोर हैं, तो इसी वजह से ये वीक हैं। आप देखेंगे सॉलिड हार्ड क्यों होता है? क्योंकि उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होती हैं। लिक्विड सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होती हैं, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट सॉलिड होते हैं हमारे पास बाहर, ठीक है। इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं, इतनी मजबूत नहीं होती, लेकिन ठीक है। अब चूंकि कम होती हैं, इसी वजह से ये सॉफ्ट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? कम होता है। कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अंदर से बिजली नहीं गुजर सकती। स्टूडेंट, मैंने आपको वजह बता दी। डायमंड के अंदर से नहीं गुजर सकती, ग्रेफाइट के अंदर से गुजरती है, इस पर मिस्टर फ्यूरिन, बाकी बॉल्स के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, ठीक है। ये भी हमारे पास जो है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इंसुलेटर है। ऐसे किसी के अंदर से बिजली नहीं गुजरती, उन्हें क्या कहते हैं? इंसुलेटर। जैसे लकड़ी है, वो एक इंसुलेटर है। वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि देखें इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, अब इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, अब इसमें अब मैंने आपको बताया कि बिजली गुजरने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होगा। इलेक्ट्रॉन जब भागेंगे तो बिजली पैदा होगी। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आने के लिए, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन में पावर नहीं होती कि इतने बड़े मॉलिक्यूल को जंप करके दूसरे के पास चला जाए। समझ आ रही? तो इनमें से हमारे पास जो है वो बिजली भी नहीं गुजर सकती। तो आपने इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से जहन में रखना है, ठीक है। ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। अगर आप इसके कंसेप्ट को जहन रखेंगे, तो इंशाल्लाह जो है तो आपको आगे तक बहुत फायदा होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।